एक शाम आती है तेरी याद लेकर, एक शाम जाती है तेरी याद लेकर, हमें तो उस शाम का इंतजार है जो आए तुमको साथ लेकर। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर वीर सिंह मौर्य, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीके मौर्य 1972। अपन भारत में संवैधानिक विकास पढ़ रहे हैं। आज अपन चर्चा करेंगे भारत शासन अधिनियम 1919। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919 जो है ये भारत में संवैधानिक विकास की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम माना जाता है, क्योंकि इस अधिनियम के द्वारा ही भारत में प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी। भले ही वो आंशिक रूप से की गई थी, लेकिन उत्तरदायी शासन की शुरुआत जो है वो इसी अधिनियम के द्वारा हुई थी। और इसी अधिनियम के द्वारा देश के प्रशासन में कई महत्वपूर्ण जो है सुधार हुए थे, जिन पर अपन जो है चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917। मॉन्टेग्यू जो थे ये भारत सचिव थे। इन्होंने भारत में भावी सुधारों के लिए और एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 20 अगस्त 1917 को। उस रिपोर्ट को कहा जाता है मॉन्टेग्यू घोषणा। इस रिपोर्ट में, इस घोषणा में क्या कहा गया था कि प्रशासन की प्रत्येक शाखा में भारतीयों को ज्यादा से ज्यादा शामिल किया जाना चाहिए और स्वतंत्र संस्थाओं का निर्माण किया जाना चाहिए, ताकि भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जा सके। तो भारत में उत्तरदायी शासन की दिशा में आगे बढ़ने के लिए मॉन्टेग्यू घोषणा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है। उदारवादियों ने इस घोषणा को भारत के मेग्ना कार्टा की संज्ञा दी थी। ठीक है, अब इस घोषणा पर विचार करने के लिए मिस्टर मॉन्टेग्यू यानी भारत सचिव जो है वो फिर भारत आए और भारत में उन्होंने भारत के गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड के साथ इस विषय पर चर्चा की। यानी दोनों सांड एक जगह बैठा, भारत सचिव और गवर्नर जनरल, और दोनों बैठ करके और भारत में क्यों ऊंचा है इस बारे में फैसलो करो। तो यो फैसलो करो कि भाई भारत के स्थानीय स्तर पर जनता को ज्यादा से ज्यादा शासन के अंदर भाग लेने के अवसर दिए जाए और केंद्र की जो सरकार है, प्रांतों की जो सरकार है, उसका नियंत्रण जो है वो कम किया जाए और भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए। तो ये जो दोनों के बीच में डिस्कस हुआ, इसी को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रतिवेदन कहा जाता है। इस प्रतिवेदन को कानूनी रूप प्रदान करने के लिए और ब्रिटिश संसद ने और एक अधिनियम जो है वो पारित किया 23 दिसंबर 1919। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रतिवेदन में सुझाए गए सुझावों को क्रियान्वित करने के लिए ब्रिटिश संसद ने 23 दिसंबर 1919 को एक अधिनियम पारित किया, जिस अधिनियम को भारत शासन अधिनियम 1919 कहा जाता है। इस अधिनियम का दूसरा नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। तो इस अधिनियम में क्या क्या विशेषताएं थी वो देखिए। सबसे पहले एकात्मक स्वरूप। देखिए, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो अधिनियम था, इस अधिनियम में पहली बार एक प्रस्तावना को शामिल किया गया था। इससे पहले वाले किसी भी अधिनियम में और प्रस्तावना नहीं थी। ये भारत के लिए पहला अधिनियम था, पहला कानून था, पहला संविधान था जिसके अंदर एक प्रस्तावना को शामिल किया गया था। और प्रस्तावना में इस बात को स्पष्ट किया गया था कि भारत पर ब्रिटेन का नियंत्रण रहेगा और ब्रिटिश नियंत्रण में रह करके भारत में सने सने उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाएगी। तो इस अधिनियम के द्वारा भारत में एकात्मक शासन व्यवस्था को ज्यों का त्यों बनाए रखा गया था। यानी कहने को तो क्या किया गया था कि इस अधिनियम के द्वारा जो
शासन संचालन के विषय थे उन विषयों को दो भागों में बांटा गया था, केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय। जो राष्ट्रीय महत्व के विषय थे वो केंद्रीय विषय के अंतर्गत रखे गए और जो प्रांतीय महत्व के विषय थे वो प्रांतीय वर्ग के विषयों के अंतर्गत रखे गए। तो केंद्रीय विषयों पर शासन संचालन करने का अधिकार गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी परिषद को दिया गया और प्रांतीय विषयों पर शासन संचालन करने का अधिकार प्रांतों को प्रदान किया गया। तो अगर ये विषयों का जो वर्गीकरण इसको तो अपन देखें तो ऐसा लगता है कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था को लागू कर दिया गया था, लेकिन ऐसा नहीं है। अधिनियम के द्वारा भारत का जो स्वरूप था वो एकात्मक राज्य का ही था। क्यों? क्योंकि ये जो विभाजन किया गया था वो केवल सैद्धांतिक विभाजन था। व्यवहार में ये संपूर्ण शक्तियां केंद्र सरकार के द्वारा प्रांतों को प्रदान की जाती थी। फिर प्रांतीय सरकारें कोई भी अधिनियम बिना गवर्नर जनरल की इच्छा के नहीं बना सकती थी और प्रांतों द्वारा बनाया गया जो विधेयक होता था उस पर भले ही गवर्नर ने साइन कर दिए हो, लेकिन जब तक गवर्नर जनरल की उस पर अनुमति नहीं मिलती, छोटा सांड साइन करवा क्यों नहीं हुए, जब तक बड़ो सांड साइन नहीं करतो तब तक वो अधिनियम जो है कानून को नहीं बनतो। ठीक है, तो ये जो मतलब व्यवस्था थी, ये व्यवस्था भारत को एकात्मक स्वरूप प्रदान करने वाली। और 1858 के अधिनियम में भारत का जो प्रशासन का ढांचा बनाया गया था वो इस अधिनियम के तहत ज्यों का त्यों रखा गया था। कैसा था वो? भारत सचिव ये सम्राट के प्रति उत्तरदायी था। भारत के प्रशासन का संचालन जो है वो भारत सचिव करता था। भारत सचिव सम्राट के प्रति उत्तरदायी होता था और ये ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल होता था उस मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। इसको सलाह देने के लिए एक भारत परिषद होती थी। इस भारत परिषद में 15 सदस्य होते थे। ये 15 के 15 जो है इंग्लैंड के होते थे, सम्राट के द्वारा नाम निर्देशित किए जाते थे। फिर भारत सचिव जो भारत का शासन चलाता था वो गवर्नर जनरल के माध्यम से चलाता था और गवर्नर जनरल को शासन संचालन में सलाह देने के लिए कार्यकारिणी परिषद होती थी। तो इस प्रकार से भारत सचिव गवर्नर जनरल के माध्यम से शासन का संचालन करता था। कहने को तो प्रांतों के अंदर गवर्नर होते थे, प्रांतों में गवर्नर होते थे और गवर्नर जो थे उनको सलाह देने के लिए कार्यकारिणी परिषदें होती थी। ठीक है, लेकिन गवर्नर जनरल और कार्यकारिणी परिषद जो थी ये गवर्नर जनरल के अधीन रहते थे और जो प्रांतीय विधान मंडल होते थे वो भी गवर्नर जनरल के अधीन रहते थे। गवर्नर जनरल जो है उनका ही पूरा का पूरा प्रांतीय सरकारों पर नियंत्रण होता था। अगला देखिए, प्रांतों में द्वैध शासन। ये जो पॉइंट है इसको अपन अगले वीडियो में विस्तार से समझाएंगे, इसलिए इस पर यहां पर मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं। अगला देखिए, द्विसदनीय विधान मंडल। इस अधिनियम के द्वारा यानी 1919 के एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार केंद्रीय विधान मंडल को द्विसदनात्मक बनाया गया था। आज भारत की संसद के 2 सदन हैं, तो ये द्विसदनात्मक जो विधानमंडल है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1919 के अधिनियम के द्वारा। तो केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनात्मक बनाया गया और उसके 2 सदन जो थे उनके नाम क्या थे? उनके नाम थे राज्य परिषद और विधानसभा। विधानसभा निम्न सदन था, राज्य परिषद जो था ये उच्च सदन था। राज्य परिषद की सदस्य संख्या जो थी वो 60 थी। 60 में से 34 सदस्य जो होते थे वो जनता के द्वारा निर्वाचित होते थे और शेष जो सदस्य होते थे वो गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत होते थे। और इसी प्रकार से विधानसभा जो थी इसकी सदस्य संख्या 144 थी। विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी थी? 144।
इस 144 में 104 सदस्य जो होते थे वो जनता के द्वारा निर्वाचित होते थे और 6 सदस्य गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत किए जाते थे। इस प्रकार से केंद्रीय विधानमंडल को पहली बार द्विसदनात्मक बनाया गया। साथ ही साथ में और केंद्रीय विधानमंडल में जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। अगली विशेषता है निर्वाचन और मताधिकार। भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन का जो प्रारंभ है वो पहली बार 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत हुआ था। इस एक्ट के द्वारा भारत में और ये निर्वाचन प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया। हालांकि सीमित मताधिकार प्रदान किया गया था, केवल 10% जनता को ही वोट देने का अधिकार जो है वो प्रदान किया गया था। लेकिन वोट देने की शुरुआत जो है वो इस अधिनियम के तहत पहली बार जो है जनता के लिए की गई थी। अगला देखिए नरेश मंडल। 1919 के एक्ट के द्वारा भारत में जो देशी राजा थे उन देशी राजाओं का एक मंडल बनाया गया जिसको बोलते हैं नरेश मंडल, चेंबर ऑफ प्रिंसेज। इस नरेश मंडल की स्थापना 8 फरवरी 1921 को की गई थी और इसमें जो सदस्य होते थे वो 121 होते थे। इस चेंबर ऑफ प्रिंसेज का जो अध्यक्ष होता था वो भारत का गवर्नर जनरल होता था। अगला देखिए केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में सुधार। 1919 के एक्ट के द्वारा जो केंद्र में गवर्नर जनरल को सलाह देने के लिए कार्यकारिणी परिषद होती थी, उस कार्यकारिणी परिषद में भी कुछ सुधार किए गए। पहला सुधार तो ये किया गया कि इसमें जो संख्या संबंधी प्रतिबंध था वो हटा दिया गया कि गवर्नर जनरल अपनी इच्छा अनुसार कार्यकारिणी परिषद में सदस्य रख सकता है। दूसरी चीज इसमें क्या की गई कि इसमें विधि सदस्य की नियुक्ति की व्यवस्था की गई कि ऐसे वकील जिनको हाई कोर्ट में कार्य करते हुए 10 वर्ष का अनुभव हो चुका था उनमें से और एक व्यक्ति को गवर्नर जनरल कार्यकारिणी परिषद में विधि मेंबर के रूप में नियुक्त कर सकता था। तो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले जो विधि सदस्य थे, लॉ मेंबर थे, वो थे तेज बहादुर स्प्रू। इस अधिनियम की सबसे बड़ी कमी क्या थी? सबसे बड़ी कमी ये रही कि 1909 के एक्ट के तहत जो मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई थी, उस व्यवस्था को और बढ़ा दिया गया। अब भारत में एंग्लो इंडियनों के लिए, भारतीय ईसाइयों के लिए, पंजाब में सिखों के लिए, इनके लिए भी जो है सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन क्षेत्र जो है वो आरक्षित कर दिए गए। तो ये भारत में फूट डालो और राज करो की नीति को बढ़ावा देने की दिशा में अंग्रेजों की एक कुटिल चाल थी। इस एक्ट के अंदर ये व्यवस्था की गई थी कि 1919 के अधिनियम के तहत जो ये व्यवस्था लागू की जा रही है, ये व्यवस्था संतोषजनक तरीके से कार्य कर रही है या नहीं कर रही है, इसकी जांच करने के लिए 10 साल के बाद में एक शाही कमीशन भारत भेजा जाएगा। तो 1928 में जो साइमन कमीशन भारत आया था, वो साइमन कमीशन इस 1919 के एक्ट का मूल्यांकन करने के लिए ही भारत आया था। विशेषकर 1919 के एक्ट के तहत की गई द्वैध शासन व्यवस्था का मूल्यांकन करने के लिए। दोस्तों धन्यवाद। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।